इन प्राइसेस जो हम लोग कहते रहे हैं और इंटरेस्ट रेट वुड राइज कहते रहे हैं। ये 7वीं क्लास का जो छात्र है स्कूल में वो भी इस बात को जानता है कि जब सरकार की फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी उसका असर डिमांड के ऊपर पड़ेगा, सप्लाई अगर पूरी नहीं होगी तो कीमतों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ये अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया। और उसके बाद उनका एक वाक्य है, द लास्ट टाइम वी फेस दिस सिचुएशन वॉज इन 1991। 1991 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी, लेकिन उसी पैराग्राफ के अंत में अंतिम वाक्य में वो कहते हैं, 2-3 वाक्य का ही पैराग्राफ है, वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन टुडे। 1991 टाइप सिचुएशन है फिर भी नहीं है। अब ये गूढ़ रहस्य जो है कि 1991 टाइप का सिचुएशन है कि नहीं है, इसको प्रधानमंत्री एक बार कहते हैं कि है और फिर कहते हैं उसी पैराग्राफ में कि नहीं है। एंड तीसरा उन्होंने कहा, डोंट बी मिसलेड बाय दोज हु वांट टू कंफ्यूज यू बाय स्प्रेडिंग फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, स्पष्ट है कि उनका इशारा उन सब लोगों की तरफ है जिन्होंने भारत बंद 20 तारीख को करवाया था। और फियर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जाहिर है कि हम विपक्ष में जो लोग हैं और कुछ उनके सहयोगी दल भी जो बंद में शामिल हुए, वो जो बातें कह रहे हैं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सरकार जो बात कह रही है वही सही इंफॉर्मेशन है। सरकार ने सच्चाई का ठेका ले लिया है और हमने गलत बयानी का ठेका ले लिया है। ये उन्होंने एक लाइन अपने वक्तव्य में खींची है। हम लोग कई दिनों से, मैं यहां आपसे मिलता रहा हूं बीच बीच में, और हर मौके पे मैंने कहा है, हम लोगों ने कहा है कि द इकोनॉमी इज इन डीप क्राइसिस। भारत एक भयंकर आर्थिक संकट से आज के दिन जूझ रहा है। और जब जब हमने ये बात कही है तब तब सरकार की ओर से बयान आया है, कोई आर्थिक संकट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 12th प्लान का जो टारगेट है वो 8.2% एनुअल ग्रोथ रेट है। और ये जो लोग बात कह रहे हैं कि 1991 टाइप का सिचुएशन आ गया है, वो गलत बोल रहे हैं। सामने आर्थिक संकट है, तब जैसा आपने कहा है अपने वक्तव्य में कि हम उन कारणों की समीक्षा करें जिसके चलते आर्थिक संकट है, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी हम निर्धारित करें कि आर्थिक संकट क्यों है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार इस बात को कह के निकल जाते हैं कि उनके ठीक पहले मैं 1991 में वित्त मंत्री था, तो कहते हैं यशवंत सिन्हा 4 महीने 6 महीने वित्त मंत्री रहे, उन्होंने डुबा दिया अर्थव्यवस्था को। चलिए 1 मिनट के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि सारी हमारी नासमझी और गलत कदम के चलते 1991 का आर्थिक संकट देश के सामने आया। आज 8 वर्षों से कौन है इस देश की सरकार में? 8 वर्षों से, 8 महीने से नहीं, 8 वर्षों से जिसके हाथ में देश की बागडोर है, ऐसा व्यक्ति आज कह रहा है कि 1991 टाइप ऑफ सिचुएशन आ गया। तो 1991 टाइप का सिचुएशन अगर आ गया तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
the nation is not going to allow you to get away with falsehoods that you propagate day in and day out. आपको बताना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, कि इसके लिए सीधे मनमोहन सिंह की सरकार जिम्मेदार है। और मेरे पास ये आंकड़े हैं इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण के 11-12 का लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका आंकड़ा जो है वो है पेज 46 पर, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का वर्णन किया है। और आप देखेंगे कि इन द ईयर 2008-9 और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा है, आप लोगों को बार बार बोर्डम की हद तक जाते हुए मैं इसको रिपीट करता हूं कि द ओरिजिनल सिन वाज कमिटेड इन 2008-9, जो इन्होंने चला दिया ये कह के कि विश्व आर्थिक संकट आया है और उससे निपटने के लिए हमने फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया। और जो भी डेफिसिट बढ़ा उसको आपने क्या रोल बैक करने की आप स्थिति में हैं? आप देखेंगे 2008-9 में फिस्कल डेफिसिट वेंट अप फ्रॉम 2.5% to 6% of the GDP. 2.5% to 6% of the GDP in 1 year. और सबसे जो उसमें तकलीफ वाली बात है कि द रेवेन्यू डेफिसिट इज सपोज टू बी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू वेंट अप फ्रॉम 41% to 75%। एक साल में 41% से बजट का सरकार ने अपने ट्रेजरी को खोल दिया। और उस साल बजट के साथ उन्होंने जो जुल्म किया उसी का नतीजा है कि उसके बाद कीमतें बढ़ी और आज तक कंट्रोल नहीं हुई। उसी का नतीजा है कि उसके बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़ा और आज तक कंट्रोल नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा, अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वो बढ़ा और कंट्रोल नहीं हुआ। और जब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है तो मनमोहन सिंह खुद कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं कि इट पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो मैंने आपको कई बार बताया है। सो इट इज दिस गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट अलोन which is responsible for the present economic crisis. A present economic crisis is not merely confined to this के काम नहीं हो रहा है। मैं आपको ये चिदम्बरम साहब का स्पीच है टू द मीटिंग ऑफ द फुल प्लानिंग कमीशन इन on the 15th of September, और ये आप चाहें तो मैं ये स्टेटमेंट आपको सर्कुलेट कर दूंगा। उन्हीं के स्टेटमेंट से ये एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। Among other things he said that the 11th plan target of national highway construction was 48,479 kilometers. अचीवमेंट कितना था? 17,571। उसी तरह एडिशनल, इसको आप जरा करेक्ट कर दिएगा, एडिशनल पावर जनरेशन कितना ये करना चाहते थे? 78,700 मेगावाट्स इन द 11th प्लान। कितना किया? 55,000 मेगावाट्स। कोल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 680 मिलियन टन्स। हुआ कितना? 540 मिलियन टन्स। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कितना टारगेट था? 206 मिलियन टन्स।
हुआ कितना? 177 मिलियन टन। गैस प्रोडक्शन 255 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, हुआ कितना? 212 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। रेलवे कैपेसिटी एडिशन 21,500 किलोमीटर्स, अचीवमेंट 14,752 किलोमीटर्स। ये आंकड़े मैं दूंगा, ये आंकड़े चिदम्बरम साहब के उस वक्तव्य से हैं जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन की फुल मीटिंग में दिया कि हम कैसे 11th प्लान के टारगेट से पीछे रह गए। अब कोई प्रधानमंत्री से आज पूछे कि भाई आप जरा हमको, देश की जनता को यह समझा दीजिए कि आर्थिक सुधारों से आपका अभिप्राय क्या है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री? लेट द गवर्नमेंट डिफाइन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मेरा चार्ज यह है कि फॉर दिस गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलोन। विदेशी पूंजी के अलावा आर्थिक सुधारों का इस सरकार के लिए कोई मतलब नहीं है। जितने दरवाजे हैं उनको विदेशी पूंजी के लिए खोलो तो हम बहुत बड़े सुधारक हैं, और अगर नहीं तो सुधार नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगेन ये आंकड़े प्रूफ करेंगे इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे के, यू लुक एट द डोमेस्टिक सेविंग्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट, आप उठा के देखेंगे तो हर जगह आप पाएंगे पिछले कई वर्षों में कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और 2003-4 से लेके जो हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था और 2007-8 तक तेजी से विकास हुआ, लगभग 4 वर्षों तक, उस तेजी से विकास के पीछे क्या कारण था? दी हाई डोमेस्टिक सेविंग्स, जो 24% जीडीपी से बढ़कर 36% पर चला गया। फ्रॉम 24% ऑफ द जीडीपी विच वॉज आवर डोमेस्टिक सेविंग, वी वेंट अप टू 36%। और आप उसकी तुलना में जब देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना हुआ तो आप पाएंगे कि इट वॉज अबाउट 38%। यू लुक एट द फिगर्स, you will find every year over the last many years the difference between domestic savings and gross domestic investment has been about 2% of the GDP, and that 2% is represented by foreign savings, which is foreign direct investment, FII, NRI। जितना पैसा बाहर से आता है हमारे देश में वह है 2%। अगर हमारा 36% है लोगों के, भारत के लोगों की बचत हर साल, तो उसमें विदेशी पूंजी निवेश का जो प्रतिशत है वो है मात्र 2%। और हम उस 2% को लेकर हाय तौबा मचाए हुए हैं। कल अगर मनमोहन सिंह ने यह कहा होता कि हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स रेट from above 36% has come down to 33%, and I'm very worried, and I'd like to take steps to encourage people of India to save more, I would have said a very fine statement. But इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। 36% के बारे में उनको चिंता नहीं है, उनको सिर्फ चिंता है 2% के बारे में। और उस 2% से भारत देश का कल्याण नहीं होने वाला है। बीजेपी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विरोध नहीं करती है। हम कहते हैं आओ, बहुत सारे क्षेत्रों में आओ, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक। खूबसूरत बनाने के लिए कहीं कहीं किसी खास सेक्टर में जहां हमको बहुत आवश्यकता है पूंजी की, टेक्नोलॉजी की, वहां पर आप ले लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन देश का भविष्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है, यह हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में ला रहे हैं और
उससे बड़ा कल्याण हो जाएगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स, हाई वैल्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। और हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि एक अखबार ने किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी का नोट छाप दिया है आज कि ये नोट था कैबिनेट के लिए, कैबिनेट कमेटी के लिए। नोट बहुत बनते हैं सरकार में, फैसला क्या हुआ? फैसला नहीं ना किया एनडीए सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। आप मेरा 2001 का बजट उठा के देखिए, बड़ी तारीफ हुई थी, बड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट है। उसमें मैंने कई रिफॉर्म्स का जिक्र किया था जो हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए नहीं इंप्लीमेंट कर पाए क्योंकि उसके लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, उसका विरोध हो रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ग्रेट डेमोक्रेट थे, इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को रौंद कर, कुचल कर हम आर्थिक सुधार नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। और छोड़ दिया हम लोगों ने। और जितने भी हम लोगों ने रिफॉर्म किए और सचमुच के रिफॉर्म्स किए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म एपीएम को हम लोगों ने डिसमेंटल किया और 1 अप्रैल 2002 से वी डीरेगुलेटेड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और उसके बाद वो कंपनियां तय करती थी कि हर फोर्टनाइट में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। सरकार नहीं तय करती थी। 2004 में ये आए सरकार में और इन्होंने उस कदम को वापस ले लिया। फिर से सरकार का नियंत्रण हो गया और आज कह रहे हैं कि 17 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी है ऑन डीजल। किसने इसको 17 रुपए तक पहुंचाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम आस्किंग दिस गवर्नमेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ टुडे द डीजल 1 liter of diesel involves a subsidy of 17 rupees? Because you have politicized completely the regulation of prices of petroleum products अपने हाथ में लेकर। और जब चुनाव होता है तो कीमतें नहीं बढ़ती हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तब कीमतें नहीं बढ़ती हैं। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ, 5 रुपए बढ़ा दिया और आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 17 रुपए है। इट इज नॉट इवन ए रिफॉर्म। अगर कोई भी इस देश में समझता है कि डीजल की और एलपीजी की कीमत बढ़ाना एक बड़ा भारी रिफॉर्म है, तो मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि दिस इज ए रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। इसको रिफॉर्म कैसे हम कह सकते हैं? और उसके बाद एफडीआई इन रिटेल। प्रियरंजन दास मुंशी कांग्रेस पार्टी के चीफ विप थे लोकसभा में जब हम लोगों की सरकार थी। ऑन 16th December 2002 ड्यूरिंग द विंटर सेशन ही गॉट अप इन द 0 hour और उन्होंने एक इशू रेज किया कि उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा है कि सरकार एफडीआई रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल में परमिट करने जा रही है। और उन्होंने जोरदार भाषण दिया लोकसभा में और यहां तक कहा कि दिस विल बी एन एंटी नेशनल स्टेप, टू ब्रिंग एफडीआई इन रिटेल। और सरकार को आड़े हाथों लिया कि ऐसा आप सोच भी कैसे रहे हैं। और हमारी तरफ से उस समय अरुण शौरी जी लोकसभा में प्रेजेंट थे। उन्होंने उठकर कहा कि इस तरह की कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है। और एक एनके सिंह के नेतृत्व में प्लानिंग कमीशन की कमेटी बनी थी, उसमें इसको खारिज किया गया था। उस बात की उन्होंने पुष्टि की। आज हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते थे रिटेल में, आज हम पलट गए क्योंकि हम विपक्ष में बैठ गए और सरकार कांग्रेस पार्टी थी इसके पक्ष में रही है। व्हाट वाज एंटी नेशनल इन 2002 December, हाउ हैज इट बिकम पेट्रियोटिक इन सितंबर ऑफ 2012? 10 साल के बाद जो वो विरोधी देशद्रोह का कदम था वो आज देश प्रेम का कदम बन गया। और ये कहेंगे कि हम स्वीकार कर लें तो हम स्वीकार कर लेंगे उसको। और मैं एक और आपको तथ्य बताऊं जो कि हम लोग यहां से रिपीट करते रहे हैं कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is permitted through the automatic route
इन फूड प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सूचना दे दीजिए कि हम इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाकर यह काम कर रहे हैं इस देश में। अपनी पूरी कंपनी 100% ओन्ड फॉरेन कंपनी इस मुल्क में आ सकती है थ्रू द ऑटोमेटिक रूट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और इसी सरकार ने टारगेट फिक्स किया कि $25 बिलियन कम से कम इसमें पूंजी निवेश होना चाहिए। और कितना हुआ है? 325 मिलियन। 325 million is what we have received as foreign direct investment in food processing. प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि FDI retail will help the farmers. It will benefit our farmers. How is it going to benefit the farmers? And 1/3 of our fruits and vegetables are lost because they are perishable. तो उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है। मैंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी परमिटेड है, उसका फायदा उठाया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस बात का फायदा उठाया इतने सालों में, कोई तर्क नहीं है। उसके बाद फिर वो तो उनको कहना ही था कि यूपीए गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द आम आदमी। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, इट डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। लेकिन ये जो हमारा देश है ना, और ये जो भूमि है, इसको रत्न गर्भा कहते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे सोना, यूरेनियम से लेके हर प्रकार की संपत्ति है। अगर ये 4 लाख, 4.25 लाख करोड़ का स्कैम जो इस सरकार के रहते रहते हुआ है, ये स्कैम नहीं हुए होते, इसका मार्केट प्राइस सरकार ने हासिल किया होता, तो आज प्रधानमंत्री को ये सब्सिडी कम करने का रोना नहीं रोना पड़ता। 4 लाख, 4.25 लाख करोड़, और ये सारा कुछ सीएजी ने ध्यान में लाया है। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था कल, वो निराशाजनक क्यों था? उसमें आगे की जो बातें थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और लोगों के ऊपर जब उन्होंने बोझ डाला है 5 रुपया प्रति लीटर डीजल में, और लगभग 175-200 रुपीस पर सिलेंडर एट द रेट ऑफ 12 सिलेंडर्स इन ए ईयर, अगर 6 + 6 का आप जोड़ेंगे तो उसका वर्कआउट करता है अराउंड दिस अमाउंट, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ होल इन योर पॉकेट एंड माइन। इसको हम स्वीकार कर लेते अगर सरकार 2 बात करती। नंबर 1, वो कहती साफ शब्दों में कि हमने पिछले 8 वर्षों में भयंकर गलतियां की हैं। हमने अर्थव्यवस्था को, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल ही स्वस्थ हालत में हमको प्राप्त हुई थी विरासत में एनडीए से 2004 में, उसको हमने चौपट कर डाला। और हमारे गलत कदमों का नतीजा है कि आज 1991 टाइप का सिचुएशन दोबारा पैदा हो गया इस देश में। हम उसके लिए देश की जनता से माफी मांगते हैं, और आगे हमको ये कदम उठाने हैं। तो आपके ऊपर हम इतना भार डालते हैं, और हम स्वयं के ऊपर इतना भार डालते हैं। स्वयं के ऊपर क्या भार होगा? कितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट में। इस सरकार ने एक कदम उठाया कि उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए। किसी सरकारी दफ्तर में आप जाइए तो आप पाएंगे कि इट इज बिजनेस एज यूजुअल। तो अपने ऊपर हम कोई भार नहीं डालेंगे, अपने ऊपर अपनी वेदना, अपनी पीड़ा हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जनता की पीड़ा बढ़ाएंगे और कहेंगे हम आम आदमी की सरकार है। मनमोहन सिंह
of 2012 is not the Manmohan Singh of 1991. उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के तत्वाधान में इन्होंने जो कुछ किया और देश ने उसको स्वीकार किया, आज देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बिकॉज मनमोहन सिंह स्टैंड्स एक्सपोज्ड एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज प्राइम मिनिस्टर. इसलिए देश नहीं स्वीकार करेगा. और इसीलिए जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पीछे जो इन्होंने कदम उठाए, दो कारण हैं. एक कारण यह है कि देश का मीडिया जो है वो तो इनके बारे में लिखता रहा, लेकिन उससे इनका बाल बांका नहीं हुआ. उसकी इन्होंने चिंता नहीं की. देश का मीडिया है, देशी मीडिया है. जब बाहर के लोगों ने लिखना शुरू किया, अंडर अचीवर कहा, सोनिया स्पूडल कहा और तरह तरह की और बातें इनके खिलाफ लिखी, तब इनको चिंता हुई. तो वेस्टर्न मीडिया में अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने ये देश के ऊपर भार डाल दिया. और दूसरा कि ये जो कोलगेट, 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये जितने भ्रष्टाचार के केसेस सामने आए हैं और बहुत सारे अलमारी से बाहर आने को तैयार हैं, तो उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स किया है कि चलिए इसी में सब लोग व्यस्त हो जाएं, कि इसी का प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते रहें. मैं आज आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपीट करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी विल नेवर अलाउ द इश्यू ऑफ प्राइस राइज एंड करप्शन टू बी sidelined, to be swept under the carpet. The central issue in our economic management is price rise. उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा. The central issue in our polity today is corruption. उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा. तो हम कैसे देखें इसको? एज ए डाइवर्शनरी टैक्टिक्स. हमारा आपका ध्यान बांटने के लिए वो उन्होंने ये कदम उठा लिए हैं. और मैं कंक्लूड करता हूं ये कहते हुए कि द यूपीए गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द करप्ट, फॉर द करप्ट, बाय द करप्ट. और इस संदेश को हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के कोने कोने में पहुंचाएं. जो भारत बंद हुआ इतना सफल, उससे मैसेज गया है. और हम आगे जब कार्य समिति की बैठक होगी तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे का प्लान बनाएंगे. बट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस गवर्नमेंट टू गेट ऑफ द हुक. दे विल बी मेड अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री. हरीश जी. जी, देखिए इन्होंने जो किया है ना, एक तो हम लोग समझ लें कि ये जो अर्थ शेकिंग इंपॉर्टेंस का, धरती हिलाने वाले रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए हैं वो क्या है? एफडीआई इन रिटेल टू बी परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, भारत सरकार की भूमिका खत्म हो गई. उन्होंने जले पर नमक छिड़का 20 तारीख को और नोटिफाई कर दिया. जिस दिन भारत बंद था उन्होंने इसके रूल्स निकाले. अब राज्य सरकारों का लिस्ट उठा के आप देखेंगे तो उसमें मणिपुर है, उसमें दादरा नगर हवेली है. इस तरह के जो राज्य हैं वो भी हैं, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र भी है. तो एक तो देश को बांटने की बात हो रही है कि कुछ सरकारें जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वो अपने यहां करें कि हम एफडीआई इन रिटेल परमिट करेंगे. कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस साल, अगले साल.
वॉलमार्ट जैसा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है कि हम 18 महीने में आ सकते हैं, देश में दुकान खोल देंगे। अब मान लीजिए कि सरकार पलट गई, अगले साल राजस्थान में चुनाव होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, सरकार बदल गई तो क्या होगा? हमारे सहयोगी प्रकाश जावड़ेकर जी ने आपको बताया है ना कि हमारा 82 मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है। सो यू कांट ट्रीट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो लाइटली कि कहीं कोई कहे स्टेट गवर्नमेंट हम करते हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट आके कहे हम बंद करते हैं, तो क्या सर्टेनिटी है? द फॉरेन इन्वेस्टर विल रिमेंबर दिस। दूसरा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि दिल्ली में मान लीजिए कि कोई आ गया, टेस्को आ गया, वॉलमार्ट आ गया, कोई भी आ गया, तो सारा सोर्सिंग दिल्ली से तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ने मना कर दिया कि हम नहीं परमिट करेंगे, तो उत्तर प्रदेश से सप्लाईज आएंगी क्या कि सप्लाईज पर भी रोक लगेगा? वॉलमार्ट या टेस्को या कोई भी जाके कहे कि हम उत्तर प्रदेश से सामान खरीदना चाहते हैं, राज्य सरकार कहेगी हम नहीं खरीदने देंगे, तुमको नहीं खरीदने देंगे, तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि एफडीआई इन रिटेल as notified by the government of India is so full of holes, so full of problems that I am not sure at all which foreign investor will be prepared to take the risk of coming to India in this situation. Similarly, you can't say foreign direct investment is a government of India policy matter. It's not a state subject. जैसे फॉरेन पॉलिसी स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है. And you are saying I am not framing policy for the whole country. I am only permitting willing states to have this. That is as far as FDI and retail is concerned. Civil aviation. Civil aviation में इन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया. Civil aviation में 49% foreign direct investment is already permitted. और 2-3 कंपनियां हैं इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आई हैं. जो इन्होंने चेंज किया है वो ये कहा है कि फॉरेन एयरलाइंस विल नाउ ऑल्सो बी परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन एयरलाइंस विल मेक इन्वेस्टमेंट और 3 कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है. एयर इंडिया में आप परमिट करने नहीं जा रहे हैं तो ले दे के एक कंपनी मात्र बचती है, एक जो अत्यंत संकट में, गंभीर संकट में फंसी है. और हम लोगों का चार्ज बराबर से ये रहा है कि उस एक कंपनी को बेल आउट करने के लिए आपने नियमों में संशोधन कर दिया कि अब कोई फॉरेन एयरलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. तो बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज ए रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज नहीं आने वाले हैं और कब आएंगे खुदा जानता. लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हम लोग इतने भूखे प्यासे थे इस मुल्क में, इतने लालायित थे, इतने अधीर थे कि कुछ तो करो, कुछ तो करो. कुछ कर दिया तो उसको कहते हैं कि बड़ा भारी, क्या साफ कमाल कर दिया. यह है इन सारे कदमों का लबे लुबाब. क्या देखिए, बीजेपी का मैंने कहा ना, और मैंने बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि हम लोग रिफॉर्म, उस समय हम लोगों ने जो किया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, दैट वाज अ रियल रिफॉर्म मेजर. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, दैट वाज अ रियल रिफॉर्म मेजर. टैक्सेशन में हमने जो सुधार किए, दैट वाज अ रियल रिफॉर्म मेजर. Deregulation of administered price mechanism in petroleum, that was a real reform. We did scores of real reform measures. और ये जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको तो हम लोगों ने कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन बहुत सारे अदर रियल रिफॉर्म मेजर्स थे जो हम नहीं कर पाए. हमने 2001 बजट में कहा था कि हम लेबर मार्केट रिफॉर्म करेंगे, हम नहीं कर पाए क्योंकि उसका विरोध था.
उसी तरह सोच थी, ये किसी न किसी लेवल पर सोचा जा रहा था कि क्या एफडीआई इन रिटेल होगा, होना चाहिए। चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद इट वॉज गिवन अप कि नहीं, अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए मत करो, नहीं किया। तो आप उसके लिए कैसे हमको दोषी ठहरा सकते हैं कि आपके दिमाग में यह बात आई क्यों? ये कह रहे हैं कि आपके दिमाग में भी बात आई, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने नोट लिख दिया, दैट नोट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज एनडीए नोट। पता नहीं कितने ऐसे नोट्स जाती हैं कैबिनेट कमिटीज के पास और कैबिनेट के पास भी जाती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन, एंड द डिसीजन वाज नहीं करेंगे एफडीआई इन रिटेल। मैं ये कह रहा था कि वो आने वाले ही नहीं है। जैसे न्यूक्लियर पावर नहीं आया ना, आया क्या? आ गया 30,000 मेगावाट बाय 2020। यही कहा था ना उस समय, घर घर में